अपन और ये अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो हमारे सामने आती है कि फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री असल में है क्या, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है। देखो, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास का उद्देश्य होता क्या है। इतिहास की घटनाएं जो घटी हैं अतीत काल में मानव के साथ, किसी भी समाज के किसी भी हिस्से का वो प्राणी रहा हो, चाहे वो बिल्कुल टॉप एंड पर रूलर, शासक या प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर रहा हो, या बिल्कुल कर्मचारी वर्ग का मजदूर या लेबर क्लास का व्यक्ति रहा हो, लेकिन घटनाएं सभी के जीवन में घटती है, सभी का अपना इतिहास होता है। तो एक तो ये हुआ कि जिसने जो कहा आपने वो चिपका दिया, जो बात सुनी, जो बात आपने पढ़ी, जो बात आपने देखी, आपने वो लिख दी। आप कह सकते हो कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती है, आप कह सकते हो कि मेरे कान गलत नहीं हो सकते हैं, और आप कह सकते हो कि जो मैंने पढ़ा, जो मेरा विवेक बोल रहा है, लेकिन आपने सिर्फ जो देखा, जो सुना, वो लिखा। क्या पता लिखने वाले ने गलत लिखा हो, जो दिखाया जा रहा हो भ्रामक हो, जो आपको जो समझाया जा रहा है वो पक्षपातपूर्ण हो। तो ये तो एक कहानी हो गई ना, ये तो एक कल्पनाशीलता हो गई, ये तो मात्र एक कहानी हो गई। जैसे कि प्रेमचंद की कहानी, कि आपने अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर एक ताना बाना बुना और घटनाओं को, इतिहास को उस नजरिए से देखा जिस नजरिए से आपको दिखाया जा रहा है। यानी कि आप सत्य का अन्वेषण नहीं कर पाए, आप सत्य की खोज बिल्कुल भी नहीं कर पाए। तो इतिहास का जो उद्देश्य है कि इतिहास अतीत काल में जो घटनाएं घटी हैं उनसे हम सबक लेकर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाएं, वो तो बिल्कुल निर्मूल हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। तो फिर इतिहास बेमायने हो जाएगा, बेअसर हो जाएगा। अतः इतिहास का जो उद्देश्य कहीं ना कहीं वो हमारे सामने वो चीज भटकाव वाली रहेगी। इस बात को आप लोग देखने का प्रयास करना, इस बात को आप अच्छे से समझने का प्रयास करना। एक बात तो ये हो गई। सुनीता मैम जुड़ चुकी हैं जी। माफ करना भाई, मेरे यहाँ पे पावर कट हुआ है, हालांकि मेरे यहाँ पर सुविधाएं सारी है, लेकिन चलो बाद में बात करेंगे। आपको मेरी स्क्रीन थोड़ी दिख रही है, अभी अपना उससे काम चल रहा है, क्लास को अपन डिस्टर्ब नहीं करते। तो आप ये इतिहास का जो उद्देश्य है वो पूरी तौर पर बेमानी हो जाएगा, पूरी तौर पर वो बेअसर हो जाएगा, राइट। अब उद्देश्य क्या है कि इस उद्देश्य को हम पूरा कैसे करें। इतिहास का जो उद्देश्य है, जो आपके ये पेपर फर्स्ट में जो यूनिट सी जोड़ी गई है, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी, उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है सत्य की खोज करना। यानी कि जो घटनाएं घट रही हैं वो किस मानसिकता से प्रभावित होकर उस मानव ने गतिविधि करी, उनके बीच में कार्य कारण संबंध क्या था, अन्य जो घटना घटी है और उस घटना का संबंध अन्य किसी और व्यक्ति के साथ भी है, तो उन संबंधों की हम जांच पड़ताल कैसे कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर इतिहास का जो उद्देश्य होता है वो जो जो दिखाया जा रहा है उसको एज इट इज आपको नहीं करना होता, वरना फिर इतिहास मात्र तथ्यों का संकलन रह जाएगा, बहुत नीरस हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको अपने विवेक और बुद्धि कौशल, रचनात्मकता का, क्रिएटिविटी का प्रयोग करना होता है और उस सत्य की तह तक जाना होता है, जिसकी वजह से प्रभावित होकर या जिस शक्ति के आवेग में आकर वो घटना अतीत काल में घटी। जिस प्रकार से दर्शन का मतलब क्या होता है, देखना। क्या देखना, सत्य को देखना, सत्य की खोज करना। दर्शन क्या कहता है, मैं यदि इंडियन फिलोसफी या भारतीय दर्शन की बात करूं, कि आपके जीवन का उद्देश्य जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है, तो सत्य का अन्वेषण करना। उसी प्रकार से इतिहास का उद्देश्य भी मात्र घटनाओं का वर्णन करना नहीं होता है, उस सत्य को उद्घाटित करना है जिसकी वजह से वो घटना घटी है। इसलिए इतिहासकार इतिहास के मूल उद्देश्य से भटक ना जाए, इसके लिए इतिहास में दर्शन की व्याख्या, चाहे वॉल्टेयर हो चाहे हीगल हो, उनके द्वारा की गई है। अब आप इसी संदर्भ में इस बात को समझने का प्रयास करना कि हमारे यहाँ पर जो इतिहास की परिभाषा थी वो उसकी दार्शनिक व्याख्या थी। चाहे चीनी इतिहासकार हो, चाहे मुस्लिम इतिहासकार हो, चाहे आप ब्रिटिश हिस्टोरियंस हो, कैम्ब्रिज, जो भी जो कॉलोनियल साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, उनका उद्देश्य मात्र केवल इतिहास को उसी रूप में रखना था जिस रूप में वो सामने उनको दिख रहा है।
तो इसमें क्या होता है कि इतिहास अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है। तो ये जो आपके पेपर दिया हुआ है इतिहास का दर्शन, इसका मतलब ये है इतिहास में जो घटनाएं घट रही हैं इनकी तह में, इनके मूल में उन शक्तियों को उद्घाटित करना, उन कार्य कारण संबंधों को उद्घाटित करना, उन प्रेरक शक्तियों को निकालना जिसकी वजह से वो घटना घटित थी। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं और मैं समझता हूं कि आप सब लोग उसको समझने का प्रयास करोगे। सुनीता और अनाम और कमोद और एंड अनामिका, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि जो बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है। देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उससे आप बात को समझोगे। और ये मैंने सुनीता को कभी जीत क्लासेस में बात कही भी थी, ये चीज मेरे साथ घटित भी हुई थी। मैं उन सज्जन का नाम नहीं लूंगा, अपने आप को बहुत विख्यात इतिहासकार बोलते हैं कोटा से। मुझे आप समझिएगा, खजुराहो का जो स्थापत्य है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एरोटिक स्कल्पचर, यानी कि क्या कहना चाहिए उसका सही शब्द मुझे नहीं पता, जिसके अंदर कामुक मैथुन रथ या संभोग रथ मूर्तियों का शिल्प है। अब मोटे तौर पर जब आप उसे देखोगे, आप जब उस मोटे तौर पर उसे देखोगे तो क्या कहोगे? नग्नता है, अश्लीलता है, बच्चों पर क्या असर होगा। बिल्कुल ये संभोग रत या सेक्स पोस्चर्स में ये मूर्तियां बनाई गई हैं। देखो हिंदू कितने गंदे हैं कि मंदिर के बाहर जहां इनका इष्ट भगवान है, फिर वो जोड़कर देखेंगे कृष्ण ने भी इसी तरह की रास लीला रचाई, कृष्ण ने भी इसी तरह से, इनका पूरा धर्म ही बड़ा गंदा है। तो यहाँ दो बातें होगी, मोटे तौर पर जो मोटे तौर पर आपने देखा, आपने उसको लिखा, और आपके मन में जो विचार था वो क्या था कि मुझे इस धर्म का, वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का अपमान करना है। मुझे दोनों बातें जुड़ गई, अश्लीलता आ गई, नैतिक पतन का परिचायक आ गया, सब कुछ आ गया और आपने जोड़ दिया। लेकिन क्या आपने ये दिमाग ये लड़ाया कि क्या हमारे मनीषी, क्या हमारे ऋषि, क्या हमारे साधु जो जो उस जमाने के पूर्वज थे, क्या वो इतने पागल थे कि मंदिर के बाहर इस तरह की मूर्तियां बनाएंगे? क्या उनको देखकर, मैं काफी खजुराहो को देखा, मैंने कोटा में बारडोली के टेम्पल्स बहुत देखे, क्या उनको देखकर हमारे अंदर उत्तेजना आती है? ये तो हमारे विचारों का मंथन है कि हमारी परवरिश, हमारे संस्कार किस प्रकार से हुए हैं और हम दुनिया को किस रूप में देख रहे हैं। दूसरी बात, आप सोचिएगा, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट या स्त्रियों का जो आजकल के प्रति जो यौन अपराध है, वो उस जमाने में अधिक थे या आज के टाइम पे अधिक थे? मंदिर के बाहर ही क्यों, मंदिर के अंदर भी क्यों नहीं, गर्भगृह के अंदर भी क्यों नहीं? आजकल की तरह तो नहीं था कि क्या कहना चाहिए, वस्त्रों का, आप समझ लो मेरी बात का इशारा, पब्लिकली बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के किया जा रहा है। और यदि उस जमाने में नैतिक पतन हुआ था तो फिर आज स्त्रियां अधिक सुरक्षित है आज के जमाने में, जबकि हम वुमेन फ्रीडम की बात करते हैं, उस जमाने में अधिक सुरक्षित थी। तो यदि आप उस जमाने के कलाकार, उस जमाने के शिल्प, उस जमाने के दर्शन, अध्यात्म की यदि तह तक जाएंगे तो मालूम चलेगा कि जो मूर्तियां बनाई गई हैं उनके पीछे चार पुरुषार्थों की कहानी है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इसके पीछे का जो दर्शन है वो क्या है कि भारतीय जो दर्शन था, भारतीय जो जीवन प्रणाली थी, वो भौतिक जगत और अध्यात्म के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की थी, बैलेंस स्थापित करने की, जो जो उपनिषदों में कहा गया, जिसको आपने पराविद्या या ब्रह्म विद्या कहा है कि जीवात्मा का, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अपनी जीवात्मा का मिलन एक्सक्यूज मी फाइनली आपको परमात्मा से करना है। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि जो चार पुरुषार्थों में साध्य जो पुरुषार्थ है वो मोक्ष है, और साधन पुरुषार्थ वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में चार पुरुषार्थ है: धर्म मतलब अच्छी बातों को धारण करना, अर्थ जीविकोपार्जन करना, धर्म अर्थ, और काम, काम का मतलब यहाँ पर धर्म सम्मत तरीके से संतानोत्पत्ति करनी है ताकि हम प्रकृति की उत्तरजीविता बनाए रखें। तो ये तो हुआ भौतिक जगत, काम और मोक्ष, सॉरी, काम और अर्थ। अब धर्म पहली सीढ़ी हुई ताकि वो काम को, यानी कि सौंदर्य को, और अर्थ को नियंत्रित कर सके। आज के टाइम पे नियंत्रित नहीं है, तभी तो हर व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, और तभी तो इतना गर्ल्स के प्रति, दो दो माह की बच्चियों के प्रति इतने गंभीर क्या कहना चाहिए, वो हिंदी मेरे को नहीं पता, इस तरह के अपराध हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये कहा गया कि जब आप गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हो तो धर्म 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 में आडंबर भी आ जाता है। तो धर्म, अर्थ और काम को यहीं छोड़कर जाइए, और जब आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हो तो मात्र मोक्ष जो आपके जीवन का चरम लक्ष्य है। क्योंकि जीवन में आप कितने ही हीरे और मोती जोड़ लो, मेरे दोस्त याद रखना, किसी के कफन में जेब नहीं होती है। तो जब आप गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हो, अपने इष्ट के सामने जा रहे हो, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ
आपको इस भौतिक जगत की जो मोह माया है धर्म की, धर्म में आडंबर आ जाता है, अर्थ की और काम की, इनको यही छोड़िए, सौंदर्य को यही छोड़िए, क्योंकि तुम्हारा जीवन क्या कहना चाहिए, क्षण भंगुर है, नश्वर है, जो हर दर्शन के अंदर कहा गया है। लेकिन आपकी आत्मा अजर है, अमर है, उसको मिलना किससे, उस परम इष्ट से मिलना जो अंदर है। ये इसके पीछे का लॉजिक है। अब यदि आप इस लॉजिक को नहीं निकालोगे तो मूर्तियों को देखकर जो आपने बकवास करी वो कर दीजिए। ये है इतिहास दर्शन के पीछे का उद्देश्य, कि जब तक आप इतिहास की घटनाओं को असल में घटित क्यों हो रही है, जब तक उसको नहीं पहचानोगे, इतिहास का वास्तविक सत्य आपके सामने नहीं आ पाएगा। मुझे एक बार क्लियर करिएगा आप सभी लोग, कि यहाँ तक की सारी बात जो मैंने कही आपके सामने आज इस क्लास को आरंभ करने के संदर्भ में, वो बात आपको ठीक से समझ में आई है या नहीं आई है। एक बार आप सभी लोग मुझे इस बात को मुझे आप सभी लोग एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। सभी लोग, सुनीता समझ में आ गया अच्छे से? कमोद आपका क्या विचार है? कमोद आप बताइएगा, समझ में आया है या नहीं आया है? और थोड़ा जल्दी करिएगा। राइट। अब जो मैं जिस टारगेट को लेकर चल रहा हूं, इस सिलेबस को मैं बिल्कुल जितना जल्दी हो सके वाइंड अप करूंगा, आपका फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी, क्योंकि ये आरंभिक क्योंकि ये टॉपिक इस तरह का है जहां पर घटनाएं नहीं है, तो आप इसे रट नहीं सकते, आपको एक एक बात समझनी होगी। मूल बात यदि आपको समझ में आ गई, और यही वजह है कि फिर इतिहास दर्शन की विधियों में क्या क्या है, केची सुराख, राइट, विधि, या आप कहते हैं उसको कार्य कारण संबंधों की खोज करना, वस्तुनिष्ठता, ये इसके वैज्ञानिक पक्ष है। ये इसके वैज्ञानिक पक्ष है, जिस प्रकार से दर्शन के अंदर विभिन्न प्रकार की चिंतन प्रक्रियाओं के बाद हम सत्य तक पहुंच पाते हैं। जैन दर्शन अलग है, बौद्ध दर्शन अलग है, अद्वैतवाद अपने यहाँ पर अलग है, अद्वैतवाद अलग है, लेकिन सबका एकमात्र उद्देश्य है मोक्ष, जिसको आप चाहे निर्वाण कह सकते हैं, की प्राप्ति करना। तो साधन अलग अलग हो सकते हैं, माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है। इतिहास का जो मौलिक उद्देश्य है वो यही है। इसलिए ये कहा गया है कि हिस्ट्री को समझना है तो आपको फिलोसॉफी को साथ में लेना पड़ेगा, और इसीलिए ये चीज आई है सामने, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री या इतिहास दर्शन। मेरा पहला प्रश्न है, मेरे पहले प्रश्न का आप सभी लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि जवाब निकालेंगे। मुझे जवाब दीजिएगा, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री? सो टेल मी प्लीज, जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा, जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा इस बारे में। वोल्टेयर, वेरी गुड। सुनीता गलत बात, सुनीता जी आप गड़बड़ कर गई हैं। हीगल को मैंने साफ कहा था कि वो मात्र प्रवर्तक हैं। कल हमने स्पष्ट लिखा था वोल्टेयर फादर हैं, वोल्टेयर जिसको कॉलिंगवुड ने कहा, वेरी गुड कमोद, जिसको कॉलिंगवुड ने स्पष्ट कहा था फादर ऑफ फिलोसॉफी ऑफ, यस, फिलोसॉफी ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री, यानी कि पाश्चात्य इतिहास दर्शन का। और भारतीय इतिहास दर्शन का जनक किसको कहा गया है? सो याद रखिएगा, आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि कॉलिंगवुड ने वोल्टेयर को बोला है। सुनीता इस तरह की गलतियां मत करिए। फादर ऑफ फिलोसॉफी ऑफ, याद रखिएगा, वेस्टर्न हिस्ट्री इज वोल्टेयर। यदि यहां पर आ जाए भीष्म, बिल्कुल सही बात है, भीष्म को बोला गया है। नेक्स्ट आइएगा, क्योंकि मैंने कल जितना बताया था, एक बार मुझे बता दीजिए, यदि कल की कोई समस्या हो किसी को तो उसे भी मुझे क्लियर कर दीजिएगा। आज मैंने नोट्स को और थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया है, नोट्स को, तो पढ़ना आपके लिए आसान होगा, आपको नजर आ भी रहा होगा। और आप लोगों ने ये भी देखा था कल, काफी इंपॉर्टेंट बात, कि जो मैं कल का थोड़ा सा रिपीट कर दूं, छांदोग्य उपनिषद के अंदर इतिहास को पांचवा वेद माना गया है, राइट। आचार्य दुर्ग ने इसकी परिभाषा दी है कि जो निश्चित रूप से घटित हुआ असल में वही इतिहास है। और आपने देखा था कि इतिहास, हिस्ट्री जो शब्द है वो बना है यूनानी वर्ड लॉरा प्लास, इसका अर्थ होता है सीखना। और जो जर्मन शब्द है गैशिष्टे, उसका अर्थ होता है अतीत की घटनाओं का उल्लेख। और आपको ये भी मालूम था
कि इतिहास के अंदर हिस्ट्री जो हिस्टोरियंस के लिए यूनानी भाषा में जिस शब्द का प्रयोग होता था वो था हिस्टोरे। आपने इस बात को देखा था बहुत अच्छे से। हिस्टोरे ऐसे न्यायाधीश, ऐसे विद्वान व्यक्ति जो किसी भी वाद विवाद की स्थिति में निर्णायक निष्कर्ष प्रदान करते हैं, वो हिस्टोरे कहलाते हैं। और ग्रीक में हिस्ट्री शब्द का जो अर्थ आपके सामने आया था वो था बुनना, यानी कि कहानियों का अन्वेषण करके एक इस तरह की ताना बाना बुनना जिससे सत्य हमारे कहीं ना कहीं हमारे सामने आ जाए। आपने हेरोडोट्स को बोला है इतिहास का पितामह, लेकिन कुछ लोग इसे झूठ का पिता भी कहते हैं, कारण कि इसने जो हिस्ट्री लिखी असल में वो हिस्ट्री किस तरह की थी, स्टोरी टेलिंग तरह का इतिहास था, यानी कि इसने मात्र कहानियों को लिख दिया। अब आप देखिए जो मैंने बात शुरुआत में कही थी, इसने मात्र कहानियों को बिना दिमाग लड़ाए बिना कुछ किए, यस कमोद वेरी गुड। इसने चूंकि जो हेरोडोट्स है उसने इतिहास को बिना विवेक का प्रयोग किए जो बातें सुनी वो चिपका दी। आप देख लीजिए इतिहास तो दूर हो गया, जो लोग इसकी सच्चाई को समझ गए उसने इसको झूठ का पिता कहा। आपके सामने है, आपके सामने झूठ का पिता बोला, कारण कि आपने विवेक का प्रयोग नहीं किया कि मैं जो लिख रहा हूं बकवास है या एक्चुअल है। नेक्स्ट आइएगा। और कल तक जो बिल्कुल सही बात जो भी कहा इसने कमोद ने कि रेनियर ने हिस्ट्री के लिए स्टोरी शब्द का प्रयोग किया था, राइट। और हिस्टोरी शब्द का प्रयोग होता है यूनानी भाषा में इतिहासकार के लिए। ये बातें हमने कल तक देख लिया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। उम्मीद करूंगा कि स्पेशली जो सुनीता है वो ढंग से देखें। फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडोट्स, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री इज कर्नल जेम्स टोड, फादर ऑफ फिलोसॉफी ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री इज वॉल्टेयर। इतिहास दर्शन का प्रवर्तक, प्रवर्तक का मतलब है जिसने पहली बार इतिहास में दर्शन की बात करी, कोई विशेष योगदान नहीं दिया, पहली बार जिसने ऐसी बात करी मात्र वो है वोल्टे हीगल, याद रखिएगा। और फिलोसॉफी ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज ए भीष्म पितामह, इस बात को भी आप लोग समझिएगा, इस बात को भी आप लोग देखिएगा। जबकि आधुनिक इतिहास का कोलंबस किसको बोला गया है? लियोपोल्ड वान राके को। जी सुनीता, अब आप मेरी बात समझ गई होंगी। आधुनिक इतिहास का कोलंबस किसको बोला गया है? लियोपोल्ड वान राके को। जबकि आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास का प्रवर्तक भी किसको बोला गया है? लियोपोल्ड वान राके को। तो ये तमाम बातें हैं, रोजाना नोट्स अपडेट होते चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि मैं कभी भी अपने नोट्स को फाइनल मानकर नहीं चलता हूँ, मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ अच्छा देता रहूंगा। देखिएगा आज नोट्स की थोड़ी मैंने जो फॉन्ट्स है वो भी चेंज किए हैं और नई चीज आपके सामने आ गई है। सो जो आपको नजर आ रहा है इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि लियोपोल्ड वॉन राके को आधुनिक इतिहास का कोलंबस भी बोला गया है और आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास का प्रवर्तक भी कहा गया है। अब आज जो इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आएगी और यकीन मानिएगा आपका इस सब्जेक्ट, इस विषय के प्रति जो भय है, इस यूनिट के प्रति जो भय है कि हमने कभी नहीं पढ़ा, मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा जिस ढंग से आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो। अब इतिहास को परिभाषित करने वाले कुछ प्रमुख कथनों को आप जल्दी से देख लीजिए। लगभग यहाँ पर 100 के आसपास कोटेशन हैं। एक एक कोटेशन को आपको समझना होगा क्योंकि 2 या 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पक्का यहाँ से फंसेगा आपके। देखिएगा, सर्वप्रथम सर वॉल्टर रेले ने विश्व इतिहास लिखा था, ये बात आप लोग जानते हैं। इस बात को साथ के साथ लिख लीजिएगा, ज्यादा वक्त मत लीजिए, ज्यादा इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपका मतलब क्या बोलते हैं इस बात को कि लिखने में तकलीफ होगी। पहली बार सर वॉल्टर रेले ने विश्व इतिहास लिखा है। श्वेता जी जय श्री कृष्ण। और श्वेता जी आज जो इस अध्याय का जो मूल हिस्सा है, इस पूरे टॉपिक का आपके जो पेपर फर्स्ट इसके यूनिट 3 का, यूनिट सी का जो ये जो पेपर है आपका कौन सा, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी, आपने मूल हिस्सा छोड़ दिया। क्लास लेकिन रिकॉर्डिंग में चल रही है, शुरुआती हिस्सा पढ़ लीजिएगा ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। सो वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे पहले जिसके द्वारा लिखा गया है वो है सर वॉल्टर रेले। ये वॉल्टर रेले अलग है, याद रखना, वोल्टेयर अलग है, हीगल अलग है। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, वोल्टेयर किसको बोला गया है? पाश्चात्य इतिहास दर्शन का जनक, पाश्चात्य इतिहास दर्शन का जनक जो बोला गया है वो सर वोल्टेयर को बोला गया। किसके द्वारा? ये बात भी आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, कॉलिंगवुड के द्वारा। कॉलिंगवुड के द्वारा
ये बात बोली गई थी। हीगल के बारे में सिर्फ ये बात है कि पहली बार चूंकि इस व्यक्ति ने इतिहास की व्याख्या दार्शनिक तरह से करने का प्रयास किया, इसलिए इसको प्रतिपादक बोला गया है। लेकिन यदि प्रश्न आ जाए हु वाज द फादर ऑफ द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, इज वोल्टेयर। लेकिन यदि हम ये बात करें कि भारतीय इतिहास दर्शन का जनक किसे बोला जाएगा, तब आपका सीधा सीधा आंसर होगा भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह को। सो आइएगा, जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं उन्हें मैं देखता हूं और आपको एक एक बात मैं समझा देता हूं ताकि आपको फिर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, जीपी गूच जो हिस्टोरियन है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी कोटेशन दी है। इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत के संबंध में निर्णय होता है जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन होता है। और इन सारी कोटेशंस को पढ़कर आपको कहीं ना कहीं एक जैसी बात सामने आएगी। लगेगा कि हर व्यक्ति एक ही बात को घुमा फिरा के बोल रहा है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं बहुत धैर्य पूर्वक चलना होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम के अंदर आएगा, क्वेश्चन बुकलेट के अंदर, तब वो मिलता जुलता नहीं होगा, सिर्फ एक कोटेशन होगी और उसका एक ही लेखक होगा जिसने उसको, यह इतिहासकार होगा जिसने उसको बोला है। यदि आपको याद नहीं तो मारे जाओगे। तो जेपी गूच ने साफ कर दिया कि इतिहास का संबंध कहीं ना कहीं वर्तमान से भी होता है और भविष्य के साथ भी होता है, क्योंकि इससे आप वर्तमान के अंदर गलतियों से बच सकते हैं। और यदि ऐसा कर पाओगे जो जीपी गूच ने कहा है, तो आपका भविष्य उज्जवल होगा आपकी आने वाली पीढ़ियों का। लॉर्ड एक्टन ने बड़ी अच्छी बात और बोली है, भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करने वाली, यानी कि फ्यूचर को गाइड करने वाली अतीत काल की तमाम घटनाओं की क्रमबद्ध खोज, जिसका आधार व्यक्तिगत विचार नहीं होगा, क्योंकि यदि व्यक्तिगत विचार आ गया तो आप जानते हो फिर वस्तुनिष्ठता की समस्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर इतिहास पूर्वाग्रह से युक्त हो जाएगा। तो व्यक्तिगत विचार ना होकर प्रामाणिक तथ्य हों, उसी को इतिहास कहते हैं। चार्ल्स फर्थ ने लिखा है, बड़ी अच्छी बात लिखी है, इतिहास को परिभाषित करना सरल कार्य नहीं है। बिल्कुल, राधा कृष्णन साहब का कहना है कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, वो राष्ट्र राष्ट्र हो ही नहीं सकता, वो मात्र लोगों का, अवसरवादी लोगों का एक भीड़ हो सकता है क्षेत्रफल विशेष में, जो अपने इतिहास को भुला देते हैं या जो अपने समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को भुलाकर दूसरे देशों की परंपराओं के पीछे भागते हैं, वेस्टर्न पाश्चात्य के पीछे भागते हैं, अपने आप को भुलाकर। यकीन मानिएगा वो नागरिक नहीं है, वो मात्र सांसों को गिन रहे हैं, क्योंकि वो मर नहीं पा रहे। उसे मैं राष्ट्र नहीं मानता, वो राष्ट्र नहीं हो सकता, वो भीड़ का हिस्सा है। सो जो राधा कृष्णन साहब ने कहा है कि इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति होती है। यदि ट्रेवलियन की बात की जाए तो ट्रेवलियन ने बड़ी अच्छी बात निकाली है कि इतिहास अपने आप को आंशिक रूप से दोहराता है, इतिहास कहानी है, ना कम ना अधिक। अब आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, ट्रेवलियन कहीं ना कहीं इस बात पर आ रहा है कि इतिहास मात्र एक कहानी है, इसमें आप न तो अनुसंधान की कोई गुंजाइश है, ना आप कुछ कर सकते हो। इतिहास कहानी है, इसका मतलब ये भी है कि इसमें कल्पना शक्ति का पुट बहुत ज्यादा रहता है। कल्पना शक्ति का पुट है तो फिर इसकी नेचर किस तरह की हुई, अवैज्ञानिक। अवैज्ञानिक यानी कि आप अपने हिसाब से कुछ भी जोड़ते चले जाइए। ट्रेवलियन ने आगे जो बोला है, ये कहता है कि यथार्थता इतिहास अध्ययन की कसौटी है, परंतु उसकी जो उत्प्रेरक शक्ति वो काव्यात्मक है। यानी कि कहीं ना कहीं ट्रेवलियन ने ये बात तो कही है कि यथार्थता यानी कि जो घटनाएं सामने हैं वो तो यथार्थ है जो घटी, लेकिन आदमी जो इतिहासकार हैं, वो इतिहासकार कहीं ना कहीं, अपनी अपनी रचनात्मकता या कल्पना शक्ति को इतना अधिक उसमें भर देते हैं कि मूल उससे इतिहास अलग हो जाता है। और मैं इस बात को निश्चित तौर पर मानूंगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। भारत जब आजाद हो गया तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मजूमदार साहब को ये एक कार्य दिया गया कि आप भारत का इतिहास लिखिए, क्योंकि बंगाल के थे
और आप जानते हो कि ब्रिटिश जो राज की स्थापना हुई थी प्लासी के बाद पहली बार बंगाल में हुई थी। तो स्वाभाविक है कि बंगाल का या सामाजिक जो आंदोलन था, धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय वगैरह, वो वहीं से हुआ था। तो निश्चित तौर पर आधुनिक भारत का जो इतिहास आरंभ होगा वो कहां से होगा? बंगाल से होगा। लेकिन शायद नेहरू जी की व्यक्तिगत सोच अलग तरह की थी। अतः जब उनके सामने प्रूफ रीडिंग के लिए या इसका जरा रॉ मटेरियल सामने आया, उन्होंने साफ मना कर दिया कि सॉरी, ये कार्य आप नहीं करोगे। तब आरसी मजूमदार मजूमदार साहब ने बड़ा ताना मारते हुए कहा था कि शायद प्रधानमंत्री जी को बंगाल थोड़ा बड़ा नजर आया। उसके बाद नेहरू जी ने यह कार्य सौंपा ताराचंद जी को। ताराचंद जी ने 4 खंडों में इतिहास लिखा, और वही लिखा जिसको राजा सुनना चाहता था, इसको प्रधानमंत्री सुनना चाहते थे। संभवतः वही बात जो सामने आती है कि भारत को आजाद करवाने में, आप समझ रहे हो इशारा। तो ये इतिहास है। कहीं ना कहीं इतिहास हमारे मनोभावों से, हमारे विचारों से बहुत हद तक प्रभावित होता है। और एक राजा की विशेष इच्छा होती है, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी काल का, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि मेरी वाही वाही अधिक हो, मेरी आलोचना कम से कम हो। जबकि इतिहास हमें हमेशा निर्गुण होना चाहिए, इतिहास हमेशा पक्षपात रहित होना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, चाहे फिर मैं ही क्यों ना हूं या मेरे ही परिवार का कोई व्यक्ति क्यों ना हो। इसीलिए ट्रेवेलियन ने एक बात और कही है कि इतिहास विवेकहीन होता है, क्योंकि उसमें कल्पना शक्ति का पुट ज्यादा है। आप सोचिएगा कि आप इनको इजीली पढ़ लेते हैं, इन सब चीजों को इजीली, ये सब कोटेशन आपको समझ में आ जाती, याद कर लेते हैं आप लोग। आगे ट्रेवेलियन कहता है, सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास बंजर राजनीति का बंजर राजनीति का इतिहास अर्थपूर्ण नीति है। बिल्कुल सही बात है। यदि आप मतलब क्या कहना चाहिए, समाज के हर तबके को इतिहास में यदि नहीं समाहित कर रहे हो, तो किसी भी राष्ट्र की जो इकोनॉमी होती है, जो राजस्व होता है, उसमें तो सबसे बड़ा तबका भले ही राजा के द्वारा निर्मित की गई नीतियों का होता है, लेकिन योगदान तो समाज के हर तबके का होता है। यदि हम उसे समाहित नहीं करेंगे तो फिर जो भी आप इतिहास लिख रहे हो बकवास है, अर्थहीन है। तो ट्रेवेलियन के अनुसार सामाजिक इतिहास के अभाव में आर्थिक इतिहास मरुस्थल तथा राजनीतिक इतिहास अवर्णनीय क्या कहना चाहिए, नॉन, मतलब इसको आप वर्णन डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वर्णनीय है। सॉरी, मुझे बोलने में तकलीफ हुई इस वर्ड को। तो ट्रेवेलियन का ये कहना है कि सामाजिक इतिहास कितना जरूरी है। और आप जानते हो कि भारत, आधुनिक भारत के अंदर तो सब आल्टर्न, बिल्कुल सब आल्टर्न एक विशिष्ट, रंजीत गुहा जैसे इतिहासकार आए जिन्होंने कि सामान्य जनता के इतिहास को प्रमुखता से उठाया। और इसका मैं कहीं ना कहीं पक्षधर हूं। वामपंथी इतिहासकारों ने जो जन सामान्य का इतिहास लिखा है वो लिखा जाना जरूरी है। इतिहास सिर्फ श्री राम श्री कृष्ण, इतिहास सिर्फ मोन्यूमेंट्स का या बड़े बड़े महापुरुषों का नहीं होना चाहिए। इतिहास इतिहास इसी का नहीं होना चाहिए। इतिहास इसका भी होना चाहिए कि अंबेडकर को क्या जरूरत पड़ी थी जिस समय गांधी जी ने सामाजिक सामाजिक उत्थान, नारी उत्थान का कार्य हाथों में लिया। उसके बावजूद अंबेडकर जी को क्यों आवश्यकता पड़ी कि वो ब्रिटिश सहयोग से भारत की राजनीति में उस आमूल चूल परिवर्तनों को स्थान दिलाएं, जहां पर अब तक जो सबसे बड़ी शक्ति थी भारतीय राष्ट्र की, कि समाज का जो दलित, वंचित, शोषित तबका था वो मुख्य धारा से अलग था, उसे भी मुख्य धारा में लाया जाए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अपनी बात को कह सकते हैं, बीइंग ए टीचर मैं कह सकता हूं कि जो जो जिस इच्छा के उद्देश्य के चलते अंबेडकर जी ने अपनी नीतियों को प्रभावित किया, पता लगा कि हमने आगे जाकर उसे उसे हमने स्थायी समाधान मान लिया, जो शायद गलत था, जो भी था। लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या जरूरत पड़ गई थी अंबेडकर जी को, क्यों अंबेडकर ने गांधी का हर पथ पर विरोध किया। कारण कि सामाजिक इतिहास, यदि आप समाज के हर वंचित शोषित तबके को, जो अब तक सवर्ण जातियों से परेशान था, सवर्ण जातियों के द्वारा वो शोषित था, जब तक आप उसको समाहित नहीं करोगे, आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो नारी स्वतंत्रता की, आर्थिक स्वतंत्रता की, वो सब पूरी तौर पर बकवास है। और इसी संदर्भ में मैं आपको एक बात और बोल रहा हूं कि यहाँ पर आपको इस बात को भी हमेशा याद रखना पड़ता है कि यदि भारत के अंदर दलितों का शोषण इतना ही अधिक था, तो जरा सोच कर देखिएगा, जिसने रामायण लिखी वाल्मीकि जी ने,
वो किस तबके से आते थे, क्यों पूजनीय रहे वो? सोच कर देखिएगा, रैदास जी जिस तबके से आते थे वो आज भी बड़े से बड़े ब्राह्मण से क्यों महान है? तो ये इतिहास का जो उद्देश्य होता है वो चुन चुनकर बिना पक्षपात के इतिहास के उन पक्षों को उजागर करना होता है जिसे कहीं ना कहीं शासक वर्ग या इतिहासकार अपनी पूर्वाग्रहों के चलते, विचारधारा के चलते दबा देते हैं। और यहीं पर इतिहास दर्शन सबसे अधिक सहयोग करता है। इतिहास दर्शन के भी आप कई सारे साधन आने वाली क्लासेस में देखोगे। हीगेल की बात की जाए तो हीगेल को समझिएगा, हीगेल ने साफ कहा है, हमने पहले कहा हीगल जो है वो क्या है, इतिहास दर्शन का प्रतिपादक है। इतिहास दर्शन का प्रतिपादक है। प्रतिपादक का मतलब यहाँ पर जनक मत समझ लीजिएगा, प्रतिपादक का मतलब यहाँ पर जनक मत समझ लीजिएगा। इतिहास दर्शन का जो प्रतिपादक है इसका मतलब साफ है जिसने पहली बार, मैं और थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा हो। इतिहास दर्शन का प्रतिपादक बोला गया, तो प्रतिपादक का मतलब यहाँ पर पहली बात इतिहास के अंदर इतिहास की व्याख्या फिलोसॉफी के अंदाज से, फिलोसॉफी के नजरिए से जिसने की वो हीगल साहब थे। फिर बोल रहा हूँ सुनीता, याद रखिएगा, लेकिन यदि प्रश्न आ जाए हु वॉज द फादर ऑफ फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, अकॉर्डिंग ना भी हो तब भी आपको वॉल्टेयर करना है। और यदि पूछते किसने वॉल्टेयर को ये बोला, तब आपका जवाब होगा कॉलिंग वुड। इन बातों को बहुत अच्छे से आई थिंक आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। हम बात करते हैं हीगल साहब की। सबसे पहले मुझे यहां तक की बात क्लियर करिएगा, नॉन स्टॉप में बोले जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग बताइएगा ये सारी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई, कंफर्म करिएगा। सबसे पहले कंफर्म करिएगा मुझे, ये सारी बात आपको समझ में ठीक से आ गई है या नहीं आई है। एक एक करके सब लोग बोलिएगा। कमोद का जवाब आ गया है, सुनीता जी का जवाब आ चुका है और श्वेता जी का भी जवाब आ चुका, राइट। हिगेल की बात की जाए तो हिगेल का कहना है कि इतिहास विवेकपूर्ण, अर्थपूर्ण तथा बोधगम्य है। अब आप सोचिएगा, हिगल ने यहां पर विरोध कर दिया ट्रेवलियन का। एक एक छोटी छोटी बात को आपको देखना है, एक एक छोटी छोटी बात को आपको समझना है, वरना याद रखना ये वो पोर्शन है जो जान निकाल देगा। मुझे मालूम है, मैंने अपनी एक स्टूडेंट को अभी 2 दिन लगाकर एक ये पूरा पोर्शन पढ़ाया था, और जब मैं क्लास का जब मैंने एंड किया 2 दिन लगातार लगकर, और जब चेहरा देखा मैंने उनका, तो फिर चेहरे पर एक ही भाव आता है, पढ़ाया क्या ये पता नहीं चला, एक ही बात चलती आई बस पूरे इतिहास में। तो इस सब्जेक्ट की नेचर बड़ी अच्छी है, पढ़ते वक्त बड़ा लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब पढ़कर फिनिश करोगे ना तब पता चलेगा, आपका दिमाग भी खराब होगा असल में पढ़ा क्या। क्योंकि यहाँ पर सन नहीं है जिनको आप याद करके कुछ चीजों को सेट कर ले कि जी हाँ इसके पीछे इतना हुआ था, इसके आगे इतना हुआ था। तो हीगल ने जहां इतिहास को विवेकपूर्ण बतलाया, आप देख रहे हैं वहीं पर ट्रेवलियन इतिहास को विवेकहीन बतला रहा है। जरा इन चीजों को, इन दोनों को ढंग से गौर से देखिएगा। देखो इस एप्लीकेशन का फायदा ये है, अब मैं आपके सामने पूरी तौर पर इसको हाईलाइट कर देता हूं कि जहां हीगल इतिहास को विवेकपूर्ण बतला रहे हैं, ट्रेवलियन साहब वहां इतिहास को विवेकहीन बतला रहे हैं, राइट। आप लोगों को एक बात को और ठीक से समझ लेना है कि जो कार्ल मार्क्स का जो आगे जाके दर्शन हमारे सामने आता है, कार्ल मार्क्स का जो दर्शन हमारे सामने आता है, भौतिक द्वंद्वात्मक सिद्धांत, वो हीगल से सबसे अधिक प्रभावित था, याद रखिएगा। तो इतिहास की द्वंद्वात्मक गति की गवेषणा, मतलब जो उसका जो खोज करी या उस पर जो कार्य किया, उसकी जो गणना करी, इतिहास की द्वंद्वात्मक गति की, वो हीगल को जाता है। द्वंद्वात्मक क्या कहना चाहिए यार, ये ड्यूल हिंदी वाला, द्वंद्वात्मक का जो शाब्दिक अर्थ है, जो मतलब अर्थ निकल रहा है वो है देयर आर टू पार्ट्स, देयर आर टू एस्पेक्ट्स। जो कार्ल मार्क्स ने कहा, एक बुर्जुआ वर्ग है, एक बुजुर्गवा वर्ग है, एक बुर्जुआ वर्ग है, एक बुजुर्गवा वर्ग है, यानी कि एक मालिक है, एक मजदूर है। तो इसका श्रेय सबसे पहले हीगल को जाता है। लेकिन इसको विश्व विख्यात, इस सिद्धांत को, इस कॉन्सेप्ट को विश्व विख्यात जो ख्याति दिलाई गई वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिलाई गई। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो आइडियोलॉजी दी गई थी, ये दी गई थी हीगल के द्वारा। नेक्स्ट आगे आइएगा। हीगल ने साफ कहा
कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण और संकलन करना ही नहीं है, जो अब तक मैंने इस पूरी बात में बोली, बल्कि उसके अंदर छिपी हुई कार्य कारण की गवेषणा करना भी है, वरना फिर तो मात्र तथ्यों का संकलन होगा। और आपने इतिहास की आदर्श दृष्टिकोण व्याख्या करी। आप क्या कहते हैं कि समाज को इतिहास का उद्देश्य ऐसे समाज का निर्माण करना है जो असमानता रहित हो, असमानता, संघर्ष रहित हो, द्वंद्व रहित हो। तो ये एक आदर्श हुआ, जबकि इतिहास में आप ये बात नहीं कह सकते कि क्या होना चाहिए। जैसे गांधी जी अपने पूरे जीवन में एक ही बात कहते रहे, राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य। जबकि सही बात यह है कि गांधी जी की क्या कहना चाहिए, अनुपालना, गांधी जी के सिद्धांतों या गांधी जी की सीख की पालना उनके खुद के बेटे हरिलाल गांधी ने नहीं करी, जिसने इस्लाम धर्म कबूल किया, खुलकर बोल रहा हूं मैं, और अपने ही परिवार के एक सदस्य के साथ, अपनी बिटिया के साथ जो किया, नहीं बोल सकता हूं। बाद में फिर आपने इस्लाम धर्म दोबारा स्वीकार किया गांधी जी के ही काल में, क्योंकि आपने समाज को, इतिहास को आदर्शवादी दृष्टिकोण से देखा। कितने दंगे हुए, कितनी मारकाट मची, वो सामने है। भले ही उसके अंदर गांधी जी स्वयं इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उनके अनुयायी, उनके फॉलोवर्स जो उनको मानने वाले थे, वो कहीं ना कहीं, चाहे मोपला का दंगा हो या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिंसा हो या चोरी चोरा कांड के दौरान हिंसा हो, ये इतिहास के स्थापित तथ्य हैं। इनसे हम इनकार नहीं कर सकते, इनसे हम बच नहीं सकते हैं। या 1947 में जो पार्टीशन हुआ, उसमें जो हुआ वो तो आप लोगों के सामने है। तो गांधी जी की जो सबसे बड़ी जो समस्या रही, इतने एक विश्वविख्यात ख्याति प्राप्त शख्सियत की, वो ये रही कि उन्होंने आदर्शात्मक व्याख्या करी इतिहास की। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा भारत एक समाज इस तरह का हो। वो गलत नहीं था, होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। जैसे कि एक अध्यापक अपने सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, एक निरपेक्ष भाव से पढ़ा रहा है, लेकिन कोई मेरिट में आ जाता है, कोई फेल हो जाता है, तो उस टीचर की गलती नहीं जिसने पढ़ाया। पढ़ने वाला उसको किस रूप में देख रहा है, उसका अपना आईक्यू लेवल क्या है, किस रूप में समझ रहा है, वो बात देखने वाली बात है। गांधी जी की जो बातें थी वो, मैं समझता हूँ उनके समय से बहुत ऊपर की बातें थी। कई लोगों को तो वो समझ में नहीं आती कि बंदा कहना क्या चाहता है। हीगल ने आगे जाकर बोला कि इतिहास और राज्य इतिहास की विषय वस्तु है, या सॉरी माफ करना, समाज और राज्य। काफी महत्वपूर्ण ये बात है कि समाज और राज्य इतिहास की विषय वस्तु है। समाज और राज्य इतिहास की विषय वस्तु है। अब ये प्रश्न आएगा कि ये बात किसने कही है? हीगल ने। अब समाज और राज्य क्यों क्यों कहा? क्योंकि आपका दर्शन का जो मूल टारगेट था हीगल का या कार्ल मार्क्स का, वो समाज और राज्य ही था, कि आप मतलब समानतावादी समाज, सोसाइटी और स्टेट की स्थापना करना चाहते थे। आप जानते हो कार्ल मार्क्स जिस जिस जगह से आता है यार, वहां पर कभी समानता स्थापित नहीं हो पाई। वो जिंदगी भर कार्ल मार्क्स उलझते रहे, मजदूर समाजवाद लेकर आओ, समाजवाद लेकर आओ, साम्यवाद लेकर आओ। हर जगह पर आज कैपिटलिज्म या पूंजीवाद बुरी तरह से हावी हो चुका है। जो चाइना, जो माओ अपने यहाँ पर जिंदगी भर लड़ते रहेगी, हम कम्युनिस्ट हैं, हम कम्युनिस्ट, हम साम्यवादी, आज पूंजीवाद की राह पर आगे बढ़ चुके हैं। आप लोग रशिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, आज आप भारत में एग्जाम्पल ले लीजिए। तो ये जो मूल इनका जो था वो था स्टेट और सोसाइटी का उत्थान करना, इसलिए इन्होंने बात करी। लेकिन ये उत्थान आदर्श पर टिका हुआ था। और आप जानते हो इतिहास की आप आदर्श व्याख्या कर ही नहीं सकते, इतिहास तो घट चुका है। आप जो जो आगे आना है, जो भविष्य है या जो वर्तमान है, उसके लिए प्रयास कर सकते हो, लेकिन आप इतिहास को तो आदर्शवादी दृष्टिकोण से तो देख ही नहीं सकते ना। यदि मैं ये कहूं कि राम जी के राज में कोई गलत कार्य नहीं था, तो भी मूर्खता होगी। भौतिक तौर पर देखा जाए तो सीता जी को लेकर गया ना रावण। अब आप इसके पीछे कई प्रकार के पौराणिक और वो व्याख्या निकाल सकते हो, वो मैं यहाँ पे धर्म दर्शन की व्याख्या करने नहीं बैठा हूं। आगे देखिएगा, हीगल का कहना है कि इतिहास के पास सीखने के लिए कोई सबक नहीं है। अब आप इस कोटेशन का तात्पर्य निकालिएगा, ये कितनी मतलब अर्थहीन व्याख्या है। इतिहास के पास सीखने के लिए कोई सबक नहीं है। सही बात ये, इतिहास को हम पढ़ते ही इसलिए हैं कि हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। इतिहास को पढ़ने का जो मूल कारण है वो है ही यही कि इतिहास इतिहास जो है
इतिहास के सबक से हम वर्तमान और भविष्य को अच्छा बना सकें। यदि हम कार्ल आर पापर की बात करें, याद करिएगा, कार्ल आर पापर की बात की जाए तो उन्होंने कहा इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसीलिए इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता, इतिहास विज्ञान नहीं अपितु कला है। अब आप देखिएगा, एक एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग किस प्रकार से व्याख्या आ रही है। क्रोचे ने कहा है कि इट्स ए काइंड ऑफ स्पेशल आर्ट, मतलब ये एक विशेष प्रकार की कला है। जबकि डिल्थे ने इतिहास को मात्र विज्ञान ही नहीं बोला, बल्कि उससे बढ़कर बताया। जबकि मैं सही बात कह दूं, मैं अपनी तरफ से जोड़ दूं इस बात को, इतिहास विज्ञान तो है, इतिहास विज्ञान तो है, बट नॉट प्योर साइंस, विशुद्ध विज्ञान नहीं। क्योंकि इतिहास में हम मानवीय संवेदनाओं, मानवीय गतिविधियों, इनका वर्णन करते हैं, और मानव की गतिविधियां, मानव के आदर्श, मानव के संस्कार, मानव की परंपराएं, मानव की भावनाएं, मानव की फीलिंग्स देश काल के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है। तो उनमें यूनिवर्सल सार्वभौमिकता नहीं आ सकती जैसा कि साइंस में होता है। इतिहास विज्ञान तो है, लेकिन विशुद्ध विज्ञान नहीं। लेकिन बी शेख अली का कहना है कि दस्तावेज और सामग्री संग्रह केवल ईंट पत्थर के समान है, असल में निर्माता तो इतिहास है। आप लोग जानते हो, जब तक आप इतिहास को नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। इतिहास आज हर व्यक्ति को देख लीजिए, चाहे श्वेता हो, चाहे किंशुक हो, चाहे सुनीता हो, चाहे अपने कमोद हो या अनामिका हो, हर व्यक्ति अपने पूर्वजों की यादों को संजो के रखना चाहता है। तो क्या मतलब हुआ, पूर्वजों को संभालना, अतीत को संभालना, इतिहास को संभालना। आप सोच कर देखिएगा, कई लोग मुझे इस बात को कहते हैं कि क्या है इतिहास, फिजिक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। भैया जी, चाहे फिजिक्स पढ़ लो, चाहे गणित पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, एक बात को ध्यान रखना, परिवार चलाना है, अपनी घर की महिलाओं को संभालना है, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बुआ हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, वहां फिजिक्स नहीं चलेगी, वहां रॉकेट साइंस नहीं चलेगा। भैया जी, वहां पर मानवीय संवेदनाएं, भावनाएं ही काम आएंगी। कितने पढ़ लिख जाओ आप, कितने रॉकेट साइंस हो, यदि आप सम्मान नहीं दोगे, प्यार नहीं दोगे सामने वाले को, आपको बदले में नहीं मिल रहा, आप वहां पर करो E बराबर MC स्क्वायर, नहीं आ रहा काम। बेशक फिजिक्स का अपना इंपॉर्टेंस हो सकता है, लेकिन हम क्योंकि जगत इतिहास से नहीं बना है, जगत तो मानव से बना है। यदि हम ह्यूमन बीइंग की फीलिंग्स को नहीं समझेंगे, उन संवेदनाओं को नहीं समझेंगे, हम इतिहास को नहीं समझ पाएंगे, सॉरी, हम मानव को नहीं समझ पाएंगे। और मानव को नहीं समझा तो काहे का इतिहास, काहे का समाज, काहे का अर्थशास्त्र और काहे का दर्शन। बोलिएगा सभी लोग, यहां तक की सारी बात समझ में आई या नहीं आई? फिर मैं नेक्स्ट उसकी तरफ आगे बढ़ता हूं। कंफर्म करिएगा जल्दी से, कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। ये सारी बात आ गई है, नेक्स्ट आइएगा। देखो, जॉनसन ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि भूगोल इतिहास का नेत्र है और इतिहास का प्रारंभ साहित्य के रूप में हुआ है। कहीं ना कहीं मैं इस बात को मानूंगा, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं इस बात को। जॉनसन साहब ने ये बात कही है कि भूगोल इतिहास का नेत्र है, बिल्कुल सही बात है। भूगोल इतिहास का नेत्र है एवं इतिहास का प्रारंभ साहित्य के रूप में हुआ है। अब मैं जरा आप लोगों से एक बात पूछूं, एक एक प्रश्न मुझे पूछना है, जरा मुझे जवाब देना। भारत के, मतलब मैं मध्यकाल की बात करूं तो मध्यकाल के अंदर जो निर्णायक युद्ध हुए हैं मध्यकाल के अंदर, जैसे तराइन का या पानीपत का, तो ये तराइन या पानीपत में क्यों हुआ? तराइन के 3 युद्ध हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। पानीपत के हम लोग 3 युद्ध देख रहे हैं, 21 अप्रैल 1526, 5 अप्रैल 1556, 14 जनवरी 1761। तो पानीपत और तराइन ही क्यों हो रहे हैं? क्या वजह, क्या है? कोई जवाब देगा? सुनीता, श्वेता और क्या नाम है, कमोद। उससे आप जॉनसन की इस परिभाषा को समझोगे कि भूगोल इतिहास का नेत्र है एवं इतिहास का प्रारंभ साहित्य के रूप में हुआ है। यदि आप ज्योग्राफी नहीं समझोगे तो यकीन मानिए नहीं समझ पाओगे आप हिस्ट्री को। जरा मुझे इस बात का जवाब दें आप सभी लोग, इस बात का मुझे जवाब दें आप सभी लोग कि जो आरंभिक मध्यकाल में जो युद्ध लड़े गए हैं, वहां पर युद्ध के लिए सही परिस्थितियां थी, ज्योग्राफिक सिस्टम अच्छा था। तो ये परिस्थितियां सही कैसी थी? आपने तो अभी तो क्या है, आपने मेरी मानसिकता को पकड़ लिया कमोद, कि बंदा ज्योग्राफी की बात कर रहा है तो एक ऐसी लाइन लिखो जिसमें ज्योग्राफी भी आ जाए और युद्ध भी हो जाए। कमोद, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड मैं दुआ करूंगा कि आप बहुत अच्छे
लेक्चर बन जाए। मैं सुनीता श्वेता से जानना चाहूंगा, मुझे एग्जैक्ट बात बतलाइएगा। भारत का वो हिस्सा जहां से विदेशी आसानी से आ सकते थे, सुनीता। तो फिर तो सुनीता, फिर तो युद्ध वहां होना चाहिए था, खैबर दर्रे के अंदर। खैबर दर्रे के अंदर, बोलन दर्रे के अंदर, गोमाल दर्रे के अंदर, टोची कुर्रम, वहां होना चाहिए था फिर तो। भारत के अंदर इतने अंदर आकर क्यों हुआ? क्योंकि एंट्री तो वहां से हो रही है। ये जो निर्णायक युद्ध लड़े गए, ये यहाँ क्यों लड़े गए सुनीता जी? चलिए श्वेता जी, आप भी आ जाइए एक बार, जरा आप भी जवाब दे दें एक बार, श्वेता मैम। जब तक मैं आगे अपनी बात को लेकर चलता हूँ। यदि उस टाइम अदर पॉइंट दिल्ली था और पानीपत उसका मिड पॉइंट था, जिसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन सही थी। जी, कमोद और श्वेता कहीं ना कहीं इस बात को समझ पाए हैं। कमोद और श्वेता कहीं ना कहीं इस बात को समझ पाए हैं। जरा समझिएगा इस बात को। देखो, पानीपत और तराइन का जो युद्ध हुआ है, बेसिकली वो किसके साथ हुआ है? जो उत्तरी भारत पर राज कर रहा है, जो उत्तरी भारत पर राज कर रहा है, जिसे पृथ्वीराज तृतीय चौहान है, या आप कह सकते हैं कि दिल्ली के जो शासक थे, राइट। और अजमेर वाला जो एरिया हो या दिल्ली वाला एरिया हो, वो बहुत ज्यादा ऐसा एरिया नहीं जहां पर आप छापामार युद्ध लड़ सकें। तो अजमेर के चौहान थे या दिल्ली के जो शासक थे, वो मैदानी युद्ध के अभ्यस्त थे। और जो विदेशी आए, उनके लिए छापामार युद्ध पद्धति बिल्कुल नई बात थी। वो खुद भी मैदानी युद्ध के अभ्यस्त थे। तो दोनों पक्षों की जो वास्तविक स्थिति थी, जो आवश्यकता थी युद्ध को जीतने के लिए, वो मैदानी इलाके की थी। तो जो विदेशी, अब मैं सुनीता की बात से आरंभ करूं, जहां से आपने एंटर किया, वहां से जब आप अंदर आओगे, तो पहले सबसे पहले पहल जो मैदान आपके सामने आएंगे, जहां पर आप अपनी सेना को विशेष तौर पर आराम करवा सकते हो, मैदानों का जायजा ले सकते हो, अपनी कुछ सेना को, जिसको आप कहते हैं रिजर्व फोर्सेस, उनको थोड़ा छिपा के रख सकते हो, ठीक है ना। आप वो जो मैदान थे इस तरह की भौगोलिक परिस्थितियों वाले, या तो वो तराइन के थे या वो पानीपत के थे। दूसरी बात, यहां से दिल्ली जो सेंटर था वो बिल्कुल पास में था, क्योंकि भारत का मतलब क्या था मध्यकाल में? दिल्ली। इसलिए जो ये युद्ध लड़े गए हैं, ये कहाँ लड़े गए हैं? तराइन और पानीपत के उसमें। आप सोचिएगा, यदि आप ज्योग्राफी नहीं समझ रहे हो, आप कभी इस तरह के प्रश्नों का जवाब नहीं निकाल सकते। इसलिए जॉनसन ने ये बात कही। और इन क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है, और इसीलिए कमोद, मैंने आज सुबह वाली क्लास में आपको ये बात कही थी, हल्दी घाटी का मैदान भी महाराणा प्रताप के लिए बेस्ट था ज्योग्राफी दृष्टि से। हाँ, उसकी वजह क्या थी कि मेवाड़ के जो नरेश थे, वो छापामार युद्ध पद्धति में कुशल थे, समझना। और उनकी संख्या कम थी, कमोद, हल्दी घाटी युद्ध में मेवाड़ की सेना कम थी। तो उनके लिए इस तरह की परिस्थितियां आवश्यक थी, जहां पर वो कम सेना से अधिक आउटपुट ले सके। और हल्दी घाटी में नुकसान ज्यादा मुगलों का क्यों हुआ? क्योंकि मुगल मैदानी युद्ध के अभ्यस्त थे, इसीलिए वो भागे। और फिर जहां बनास का मुहाना आया, वहां युद्ध हुआ, और वहां उतरते ही प्रताप की हार हो गई। यदि हल्दी घाटी के दर्रे में ही युद्ध होता, तो शायद मानसिंह को जीत मिल ही नहीं पाती। इसलिए आपको इतिहास को समझना है, मेरे लिहाज से आपको ज्योग्राफी को बेहद करीब से समझना होगा, बेहद करीब से देखना होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, सो मुझे माफ करिएगा। अगली क्लास ठीक 8 बजे से है, तो मैं 5 मिनट पहले इस क्लास को इसीलिए छोड़ूंगा। मुझे एक बार बता दीजिएगा कि सारी बात आपको, ये वाली जो बात है, ये अच्छे से आपको समझ में आई है या नहीं आई है।